हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 से संबंधित प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। जो प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर 12, 15 और 21 का हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्व। सबसे पहले 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, लक्ष्य। नॉर्मल तरीके से जो निकालते हैं लक्ष्य हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी फैक्टर करके। तो 2 छक्का हो जाएगा 12, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो इसकी फैक्टर आएगा 2, 2 और कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार से अगर हम 15 का निकालेंगे तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का निकालेंगे तो 15 3 से कट जाएगा, 3 5 बार जाएगा और 5 से करेंगे तो कितना बार एक हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम 21 का करेंगे। 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का फैक्टर कर लेते हैं। 21 का करेंगे तो 3 7 21 होता है और 7 कम कितना होता है 7। तो हो जाएगा इसका 3 इंटू कितना हो जाएगा 7। इसका हम लोग को निकालना है HCF और LCM। HCF और LCM, तो HCF पहले निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हो जाएगा, जो नंबर्स मिलेगा वो HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM क्या होगा इसका, LCM में जो नंबर्स मिलेंगे उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो नंबर्स नहीं मिलेंगे जो जितनी बार लिख रहे हैं उसे उतनी बार संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर 2, लेकिन इसमें कहीं पर 2 नहीं है, 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें कहीं पर 2 नहीं है, फिर भी यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो एक बार लिखेंगे 3। ऐसा नहीं कि इसको भी लिखें और इसको भी नहीं, जो कॉमन रहेगा उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 7 है तो 7 को भी हम क्या एक तरीके से लिख लेंगे। फिर इसको हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करें, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा LCM का वो 420 होगा। ठीक है, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। यहाँ पर अगर फैक्टर देखें तो ये अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी स्वयं या फिर 1 से कटेगा या तो फिर स्वयं संख्या से कटेगी। तो यहाँ पर जो 17 है इसका जो फैक्टर होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 17, यानी 1 गुणी 17 हो जाएगा। 23 का करेंगे, 23 का 1 इंटू कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 29 का करेंगे तो 29 का कितना होगा 1 इंटू 29। फिर सबका हम लोग क्या करेंगे HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे। तो HCF में क्या होगा, जो कॉमन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखें 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो इसका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM क्या होगा इसका, अगर LCM देखें तो जो संख्या मिलेगी वो भी लेना है, जो नहीं मिलेगी वो तो जितनी बार दिया रहेगा उतनी बार लिखना पड़ेगा। 1 1 1 यहाँ पर सब मिल रहा है तो 1 लिख लेते हैं। फिर 17 17 23, फिर इसके बाद 29। ठीक है, अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 में 17 करेंगे 17 ही आएगा, 17 का 23 में करेंगे 51 और 5 हो जाएगा 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। फिर यह 29 से करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 391, 29 का करेंगे 9 हो जाएगा 81, 8 हो जाएगा 9 3 का 27 और 8 कितना होता है 35, 2 हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा 9 3 3 और यहाँ पर 11, यहाँ पे आ जाएगा 11,339, यानी जो इसका LCM होगा वो कितना हो जाएगा 11,339 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब इसे इरेज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 और यहाँ पर दिया है 25, तो 8 9 यहाँ पर दिया है 25। तो सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे।
अगर 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, जिस तरीके से हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे। अगर 8 का फैक्टर देखें तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 करेंगे 1 हो जाएगा। यानी कितनी बार आएगा, 2 3 बार आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 9 का निकालेंगे तो हम लोग का जानते हैं 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर इसके बाद अगर 25 का करें तो 25 का कितना होता है, 5 इंटू 5, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो नंबर्स होता है वो 1 से डिविजिबल हो जाता है, तो 1 हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड में लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या मैच नहीं करा था इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो HCF निकालेंगे इसका, HCF कितना हो जाएगा, जो नंबर्स मैच करेगा वो HCF होता है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो इसका जो HCF होगा वो 1 1 1 मतलब 1 हो जाएगा। और LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा इसका, LCM जो संख्या जितनी बार दिया रहेगा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखें 1 1 1 1 बार हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन यहाँ पर 2 कहीं बार नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यहाँ पर 3 देखें 3 बार है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3 2 बार है, 3 को यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर कितना दिया है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कर लेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 हो जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं। 25 चौका हो जाएगा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, बचेगा 2 3 6 और 6 का 18, यानी 6 का 18, यानी कुल टोटल हो जाएगा यहाँ से 1800। जो इसका लस आएगा वो कितना हो जाएगा, 1800, यानी इसका जो लस होगा वो टोटल कितना हो जाएगा। लस की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 1 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। तो ये लस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 4, तो प्रश्न संख्या नंबर 4 देखें तो HCF 306 और 657 का HCF दिया गया है 9, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर HCF दिया हुआ है 9 और LCM यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से फार्मूला इसका क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। तो दो संख्या कौन कौन सा है, पहला संख्या देखा जाए 306 और दूसरी संख्या जो दिया है 657 दिया है, और इसका जो HCF दिया हुआ है न दिया हुआ है। तो देख लेते हैं पहली संख्या कितना दिया हुआ है। अगर पहली संख्या की बात करेंगे 306, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, अगर दूसरी संख्या देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 657। तो इसका HCF यानी म से कितना दिया हुआ है, म से देखेंगे तो म से यानी HCF दिया हुआ है इसका 9। तो LCM कितना होगा, यानी लक्ष्य कितना होगा इसका, क्वेश्चन मार्क, यानी LCM कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है, फार्मूला यूज कर देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। लक्ष्य पूछा गया है, LCM म से दिया गया है 9। तो 306 इंटू 657 निकालना क्या है हम लोग को, LCM निकालना है। 9 को यहाँ पर अपॉन में कर दीजिए तो हो जाएगा LCM। 9 से कट जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, यानी 34 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। तो कितना हो जाएगा, अगर हम LCM की बात करें तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 657 और 34। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 657 और 34 का। 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 24 और 2 26,
7 त्रिका 21, 3 5 15 और 2 17, 18 और एक कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर 8 3 13 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 तो हो जाएगा यहाँ पर 22,338, यानी जो इसका लस होगा वो 22,338 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग इस तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है और बेस्ट तरीका है, आप लोग चाहिए तो इस तरीके से आप लोग लग। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो 6 पावर n संख्या है, यानी यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, यानी जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 6 पावर n, तो दिया गया है, मान लेते हैं, माना यदि 6 पावर n, जहाँ n क्या है, 6 पावर n, 6 पावर n का मान एक ऐसी संख्या है, जिसका इकाई अंक 0 है, 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कहने का अर्थ ये है, अगर कोई संख्या है जो 6 पावर n, यानी यहाँ पर लिख देते हैं पहले, चूँकि जहाँ n इज इक्वल टू n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 के रूप में चलेगा, संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए 6 पावर n, यहाँ पर कहने का मतलब अगर n इक्वल टू 1 है तो 6, n इक्वल टू को 2 मान लेते हैं तो 36, n इक्वल टू अगर 3 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 216। यानी कहने का मतलब है 6 पावर n का मान एक ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 होता है। अगर हम इकाई अंक में देखें तो इकाई अंक इसका 6 है, इसका इकाई अंक कितना है 6, इसका भी इकाई अंक कितना है 6 है। यानी यहाँ पर इकाई अंक 0 नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर इकाई अंक 0 हो जाएगा तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अगर हम मान लेते हैं 6 का जो है 2 बार निकालते हैं, इसका 6 के पावर अगर 2 कर देते हैं, सपोज दैट, ऐसा होता नहीं, अगर सपोज दैट मान लेते हैं अगर 30 होता, अगर ये 30 होता तो क्या ये 5 से विभाज्य होता? हाँ, आसानी से, क्योंकि 5 का कितना होता है 30। वही कहने का अर्थ यहाँ पर है कि अगर इसका जो इकाई अंक है अगर 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर इकाई अंक इसका 0 होता है तो 5 से क्या होगी, संख्या विभाज्य होगी। अगर तो हम मान लेते हैं तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के पावर n, 2 × 3 के पावर n, यानी 2 3 कितना होता है 6 के पावर फिर n आ जाएगा। तो अभाज्य जो गुणनखंड होता है 2 × 3 और इसके अभाज्य होता है, इसका 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 3 है। इसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अगर ये संख्या 5 नहीं है तो ये 5 से क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। यानी 30 होता, अगर सपोज दैट 30 होता तो इसका 2 × 3 × 5, यानी यहाँ पर जरूर 5 आता। अगर 5 आता तो संख्या 5 से क्या होती, विभाज्य होती। लेकिन यहाँ पर अगर फैक्टर में देखें तो फैक्टर में कहीं पर भी 5 नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है और 3 आया है। मतलब ये संख्या जो है 2 और 3 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अगर 5 से विभाज्य होता तो यहाँ पर आप लोग का फैक्टर में 5 जरूर आता, जैसे इसके फैक्टर में 5 आया हुआ है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं जो 6 पावर n है, 6 पावर n
अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, अतः कह सकते हैं 6 पर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसका सलूशन ये हो जाएगा। तो अगर प्रश्न संख्या नंबर 6 में क्या है, व्याख्या कीजिए 7, 11, 13 प्लस 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी जो संख्या दिया गया है ये पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके, ये भाज्य संख्या आखिर है तो क्यों है। चलिए सॉल्व। जो पहला नंबर से दिया गया है 7, 11, 13 और 13, 7, 11, 13 प्लस 13। तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 का 11 में करेंगे 77 हो जाएगा, प्लस इंटू 13 प्लस 13, 17 का 13 का 7 में करेंगे 13 सत्ते 91 होता है, 1 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा, 91 और 9 100, प्लस कितना हो जाएगा 13, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1014। ठीक है, संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 1014। तो 1014 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ल से निकाल लेंगे। तो 1014 अगर ल से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 2 से पहले कट जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 है। तो अगर हम लोग दो संख्या साथ में लेते हैं, पहले 0 लगाते हैं फिर उसके बाद दो संख्या साथ में लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7। अब इसको 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गया है, तो क्या 3 से कटेगा। 3 से काटने का सबसे आसान तरीका है, अगर इनके योग 3 से अगर डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब 3 से कट जाते हैं, तो यह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 5, 0, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। और जो 12 संख्या होती है वो 3 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो कह सकते हैं यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से कर लेते हैं, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, बचेगा 2, यहाँ पर 0 है तो 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, यहाँ पर 20 था, 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और 3 9 कितना हो जाएगा 27। 13 से काट दीजिए क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो एक बार 13 और आ जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर 13। यानी जो इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसका अभाज्य गुणनखंड है 2, 114 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 13 × 13। तो अगर इस तरीके से है तो कह सकते हैं दी गई संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। दी गई संख्या अतः दी गई संख्या, यानी जो संख्या यहाँ पर दी गई है, दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी का सेकंड नंबर देख लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस और 5 दिया गया है। तो सेकंड नंबर तथा करके देख लेते हैं। तथा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो संख्या दिया गया है उस संख्या को सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, फिर इसके बाद 5 यहाँ पर जोड़ देंगे। चलिए गुणा करते हैं सबसे आसान तरीके से। यहाँ पर क्या है 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और 40 दिया हो जाएगा 120, 120 का 6 में करेंगे तो 12 छक्का 72, 720, 720 का 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 से 49 और 50, 0। यानी यहाँ पर टोटल हो जाएगा 50 और 40, फिर यहाँ पर 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 50 प्लस 45, यानी जो संख्या आ जाएगा 50 प्लस कितना हो जाए, 50 45 यानी 5045 हो जाएगा। फिर इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आया है 5045 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा इसका, अभाज्य गुणनखंड
तो अभाज्य गुणनखंड में इसका हो जाएगा 5045 का 5 इंटू 1009, 5 इंटू 1009। तो यानी जो संख्या देखें 5 इंटू 1009 में है, तो अगर इस तरीके से संख्याएँ बन जाती है तो वो संख्या भी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो कह सकते हैं अतः दिया गया संख्या, यानी जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या होगी यहाँ पर, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको आप लोग इस तरीके से सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे और आसान तरीका बनाया जा सकता है, अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग आप लोग का थोड़ा ज़्यादा बेस ठीक रहेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से, थोड़ा हमें बताने में समय लगता है क्योंकि समझाना होता है। इससे आप लोग तुरंत 1-2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको देखिएगा। प्रश्न संख्या नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये मैदान है, ठीक है, ये वृत्ताकार क्या है, पथ है, वृत्ताकार पथ का ये पूरा मैदान है, इसका चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये सोनिया है और मान लेते हैं यहीं पर एक क्या है, रवि है। दोनों एक ही स्थान से और एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से चल के यहाँ तक आने में जो सोनिया को समय लगता है वो 18 मिनट लगता है। यानी सोनिया द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, 18 मिनट है। और जो रवि द्वारा लिया गया समय है, रवि द्वारा जो लिया गया समय है वो 12 मिनट है। तो कह रहे हैं कि वो पुनः एक ही स्थान पर वो कब मिलेंगे, एक ही स्थान पर वो पुनः कब मिलेंगे। यानी रवि और सोनिया चक्कर लगाते समय एक ही स्थान पर दोबारा वो लोग कब मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, लिया गया समय कितना समय लगा है, 18 मिनट। 18 मिनट का समय, 18 मिनट का समय लगा है। ठीक है, रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना लिया गया समय है, 12 मिनट। अब यहाँ पर रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट है। दोनों का हम लोग यहाँ पर लस निकाल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 यहाँ पर लिखेंगे। अब 12 और 18, 12 और 18 का लस, 12 और 18 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका लस कितना हो जाएगा, एलसीएम की बात करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसको तो लिखेंगे, जो संख्या नहीं मिलेगी उसको भी लिखेंगे। 2 यहाँ पर दिया लेकिन 2 यहाँ पर एक ही बार है, तो हम 2 संख्या कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ कितना होता है, 36। यानी 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः एक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। यानी रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक स्थान पर पुनः वो दोबारा मिलेंगे। तो इस तरीके से आज
प्रश्नावली 1.2 का पूरा हल आप लोग को दे दिया गया है। तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का आप लोग का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए, जिससे उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।